साथियों, एक पिता अपने बच्ची की शादी ही नहीं करता, बल्कि बच्ची जब शादी करके अपने मायके से ससुराल चली जाती है, लगभग 4 वर्षों का समय गुजारती है। इन 4 वर्षों में उसका एक बच्चा भी पैदा होता है। लेकिन ये 4 सालों बाद एक दिन जब अपने ससुराल से वो मायके के लिए रवाना होती है, लड़की अचानक रास्ते में उसकी हत्या कर दी जाती है, कत्ल कर दी जाती है। लेकिन पुलिस जब इस केस की पूरी छानबीन करती है तो एक ऐसा सच्चाई निकल करके सामने आ जाता है, जिसको सुनने के बाद कहीं न कहीं इंसानियत भी अपने आप में शर्मसार हो उठती है। बिल्कुल आज की जो कहानी है दोस्तों, ये आपको भी कहीं न कहीं सोचने पे मजबूर कर देने वाली है कि आज भी हमारे समाज के भीतर न जाने कैसे-कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। आज की जो सच्ची वाकया मैं आपको सुनाने वाला हूँ, दरअसल ये वाकया है उत्तर प्रदेश राज्य की। और उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है गोरखपुर, और इसी गोरखपुर के अंतर्गत एक थाना आता है कैंपियरगंज। बात मैं आपसे कर रहा हूँ 23 जनवरी 2014 की सुबह के करीब समय था। एक व्यक्ति थाने में फोन करता है और पुलिस वालों से यह कहता है कि साहब मेरा नाम राजेश है। राजेश पुलिस वालों से कहता है कि साहब मेरे मोहम्मदपुर के नवापुर सड़क के किनारे जो एक महिला का लाश पड़ा हुआ, दरअसल उस महिला के साथ में एक 1.5 से 2 साल का बच्चा भी है। राजेश जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों से कहता है, पुलिस आनन फानन में ही अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले जब डेड बॉडी को चेक करते हैं तो उसे पता चलता है मरने वाली महिला की उम्र करीब 24 से 25 साल के आसपास होगी। दरअसल उस महिला के सीने और मुंह के अंदर गोलियां लगी थी, जिसके कारण जो है उस महिला की घटनास्थल पे ही मौत हो चुकी थी। पुलिस जब उस महिला के बारे में वहां पे मौजूद जो लोग थे उनसे जब पूछताछ करती है तो कोई भी व्यक्ति उस महिला की पहचान तक नहीं कर पाते हैं। पुलिस अब इस घटनास्थल के पूरी मुआयना कर ही रही थी, तभी वहां पर एक लड़का साइकिल से आ जाता है। लड़का जैसे ही उस लाश को देखता है, देख करके वो जोर जोर से रोना धोना शुरू करता है। उस लड़के को रोते हुए देख करके पुलिस को वाले को भी समझने में बिल्कुल देर नहीं होता कि लड़का इस महिला का कोई जानने वाला ही है। इसीलिए पुलिस अब उस लड़के के बारे में उससे पूछताछ करती है। लड़का कहता है कि साहब मेरा नाम जो है दीपचंद है। दीपचंद रोते हुए पुलिस वालों से यह कहता है कि साहब ये महिला कोई और नहीं है, बल्कि मेरी ही बहन शीला है। इसका नाम शीला है। आखिरकार उस महिला की जो पहचान वहीं पर हो जाती है। पुलिस दीपचंद से ये पूछता है कि तुम रहने वाले कहाँ के हो। इस पर दीपचंद कहता है कि साहब मेरे पिताजी का नाम बिरजवंशी है। दीपचंद जो महाराजगंज जिला के अंतर्गत पनियारा थाना अंतर्गत अरौली गांव के रहने वाला होता है। पुलिस दीपचंद से एक बात पूछती है कि क्या तुम यह कह सकते हो कि तुम्हारी बहन की हत्या ऐसा कौन कर सकता है, किसने इसे मारा होगा। दीपचंद पुलिस वालों से इस पे कहता है कि साहब मेरी बहन जो है कल अपने ससुराल से मायके के लिए आ रही थी, पर देर रात तक जब वो घर पे नहीं पहुंची तो सुबह सुबह उसे ढूंढने के ख्याल से मैं अपने घर से निकला। जब मैंने भीड़ देखा मैं यहाँ पर आ गया। पुलिस सबसे पहले शीला की जो डेड बॉडी थी उसे कब्जे में लेकर के फिर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है। फिर दीपचंद को अपने साथ में ले करके थाने जाती है और इस बात की जानकारी दीपचंद के माता पिता को भी देती है। अब इधर दीपचंद के माता पिता को जैसे इस तरह की बात पता चलता है कि शीला अब इस दुनिया को छोड़ चुकी है, तो दोनों रोते बिलखते थाने के अंतर्गत थाने पहुंच जाते हैं। जैसे ही थाने पहुंच जाते हैं, पुलिस दीपचंद के पिताजी बिरजवंशी जी से पूछताछ करती है। पुलिस बिरजवंशी जी से ये पूछती है कि तुमने अपने बेटी की शादी किससे किया था और कब किया था और कहाँ पे किया था। इस पर बिरजवंशी पुलिस वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि साहब अपनी बेटी की शादी दिनेश नाम के व्यक्ति से किया था। दिनेश जो गुलहड़ी थाने के अंतर्गत सरहड़ी गांव के रहने वाला है। बिरजवंशी जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों से कहते हैं, पुलिस अब दीपचंद को अपने साथ में बिठाकर शीला के ससुराल पे पहुंच जाते हैं। अब पुलिस जब शीला के ससुराल पहुंचती है तो वहां पे पुलिस की मुलाकात जो है शीला के सासू माँ और ससुर जी से हो जाती है। शीला के पति जो है दिनेश, जो अपने मुंबई में रह करके नौकरी कर रहा था, इस पूरी घटनाक्रम का जब पूरे शीला के सास ससुर को जब बताते हैं और उससे पूछताछ करते हैं, शीला के सास ससुर पुलिस वालों को कहते हैं कि कल शीला के गाँव के रहने वाला उसका मुंह वाला भाई जो है दुर्गेश अपने दोस्त के साथ आया था। करीब 11 बजे के आसपास में शीला को अपने बाइक पे बिठा करके उसके मायके के लिए निकल गया था। जैसे ही दुर्गेश का नाम लेते हैं, पुलिस अब दुर्गेश के बारे में दीपचंद से पूछताछ करती है। तो दीपचंद कहता है कि हाँ साहब, दुर्गेश जो है मेरे ही गांव का रहने वाला है, लेकिन 1 नंबर का आवारा लड़का, बदमाश लड़का। पुलिस अब शीला के सास ससुर के ही कहने पे दुर्गेश के घर पे पहुंचती है। लेकिन दुर्गेश के घर पे जाती है जब पुलिस, तो वहां पे पुलिस की मुलाकात जो है दुर्गेश के पिताजी दूधनाथ से हो जाते हैं, क्योंकि दुर्गेश अपने घर पे ही नहीं था।
तो पुलिस जब वहां से दूधनाथ से पूछताछ करते हैं उसके दुर्गेश के बारे में, तो दूधनाथ कहता है कि साहब मेरा बेटा जो है कल सुबह ही घर से निकला था, और जब वो घर से निकल रहा था तो बता रहा था कि मैं नौतनवा जा रहा हूँ, लेकिन एक बार जब वो घर से निकला है तो उसके बाद से वो घर वापस आया ही नहीं है। अब दूधनाथ जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों को कहता है, पुलिस अब पूरा यकीन कर जाता है कि शायद शीला की हत्या जो है सो दुर्गेश ने ही किया होगा। अब इसीलिए पुलिस अब इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले शीला के साथ साथ जो है दुर्गेश के भी मोबाइल नंबर को सीडीआर निकलवाती है। जैसे ही सीडीआर को चेक करती है तो उससे ये बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि शीला और दुर्गेश पिछले कई सालों से एक दूसरे से लंबे लंबे समय तक फोन पे के जरिए बातचीत किया करते थे। पुलिस अब दुर्गेश को ढूंढने के लिए उसका मोबाइल को जो सर्विलांस पे डाल देती है और साथ ही साथ अपने खबरियों को भी लगा देते हैं मुखबिरी करने के लिए। लेकिन जैसे ही 10 दिन का और समय बीतता है, 2 फरवरी 2014 को एक खबरी थाने में जाता है और दुर्गेश के बारे में मुखबिरी करता है। खबरी जैसे ही पूरा लोकेशन बताता है, पुलिस अपने दलबल के साथ लोकेशन पे पहुंच जाती है और वहां से दुर्गेश को अपने कब्जे में लेकर के थाने में आ जाती है और फिर जाकर के दुर्गेश से शीला की हत्या के बारे में पूरी पूछताछ करती है। पुलिस जैसे इस तरह की बात पूछती है शीला की हत्या के बारे में, दुर्गेश भी बिना किसी दबाव शक्ति के तुरंत ही अपनी सच्चाई को कबूल करता है। और दुर्गेश जब इस हत्या की पूरी कहानी को जब बताता है तो वाकई में इसको सुनने के बाद खुद शीला के भी माता पिता को भी बिल्कुल भी यकीन ही नहीं होता है अपने कानों पे कि दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत हो जाती है वो घटना से लगभग 5 साल पहले ही हो जाता है। बृजवंशी के टोटल 7 बच्चे हैं, जिसमें से शीला 5वें नंबर पे है। बृजवंशी जो कि खेती किसानी का काम किया करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छे से जीवन को जीता है, व्यतीत करता है। जैसे बच्चे अपने बड़े होते हैं और सबकी शादी भी धीरे धीरे करते जाता है, लेकिन शीला जैसे ही अपनी जवानी की दहलीज पे कदम रखती ही है, इससे पहले कि बृजवंशी अपनी बेटी की शादी कहीं और करा पाता, शीला के अपने ही गाँव का रहने वाला दुर्गेश नाम का जो लड़का है इसके साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है, क्योंकि शीला और दुर्गेश एक साथ ही बचपन से पढ़ाई कर रहे थे। दुर्गेश जो है जो अपने माता पिता का एक लौता बेटा होता है, काफी दुलारा भी है, लाडला भी है, और लाडला होने के कारण ही दुर्गेश काफी ज्यादा बिगड़ भी जाता है, बदमाश हो जाता है। बहुत मुश्किल से वो इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई कर लेता है, उसके बाद से वो पढ़ाई छोड़ करके मोहल्ले में आवारागिरी किया करता है। दुर्गेश और शीला के बीच में जब पूरे प्रेम प्रसंग शुरू होता है, कुछ समय बीतता है, इस बात की जानकारी जो सीमा के माता पिता को ही नहीं बल्कि पूरे गांव वालों को ही पता चल जाता है। अब जैसे इस तरह की सारी कहानी जो शीला के पिताजी को पता चलता है, बृजवंशी इस कदर से गुस्सा हो जाते हैं कि अब वो अपनी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराने के लिए एक लड़के की तलाश बहुत तेजी से शुरू कर देते हैं। और बृजवंशी की ये तलाश ये बहुत ही जल्द पूरी हो जाती है और सरहदी गांव का रहने वाला उसे दिनेश नाम का लड़का मिल जाता है और फिर आनंद फानन में अपनी बेटी की शादी जो दिनेश नाम के व्यक्ति से कर देता है। शीला जब शादी करके अपने ससुराल पहुंच जाती है, दिनेश कुछ दिनों तक अपनी पत्नी के साथ तो रहता जरूर है, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है वो अपनी नौकरी पे वो मुंबई चला जाता है। उसके बाद से शीला जो अपने सास ससुर के साथ ही घर पे रहने लगती है। लेकिन शीला को जब अपने पति की याद सताती है, दिनेश घर पे जब नहीं आता, तो शीला फिर से जो है दुर्गेश के नंबर पे कॉल करती है और उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। दोनों के बीच में जब फिर से प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, बातचीत होने लगता है, दुर्गेश से मिलने के लिए शीला अपने ससुराल ही उसे बुला लेती है। अब जैसे इधर दुर्गेश शीला से मिलने के लिए उसके ससुराल पहुंचता तो शीला अपने सास ससुर से यह कहती है कि दुर्गेश उसका मुंह बोला भाई है, जिसके कारण शीला के सास ससुर भी दुर्गेश के ऊपर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं करते हैं और यह सिलसिला लगातार यूं ही चलते रहता है। दुर्गेश जब भी शीला से मुलाकात करने के लिए उसके ससुराल पहुंचता है, तो उसी के घर के भीतर ही दोनों के बीच में दैहिक संबंध भी बनता है। इस वजह से शीला कई बार जो है प्रेग्नेंट भी होती है, लेकिन दुर्गेश के माध्यम से जितनी बार वो प्रेग्नेंट होती है, दुर्गेश उसको ले जाकर के अबॉर्शन करवाता था। और इस बीच में जब शीला एक बच्चे की माँ तो भी बन जाती है, लेकिन जैसे ही 4 साल का और समय बीतता है, शीला अब जो है दुर्गेश से शादी करने का दबाव बनाने लगती है। एक दिन शीला जब दुर्गेश से शादी के लिए जब कहती है उससे, तो दुर्गेश उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी तो कर ही लूंगा, लेकिन मेरे घर वाले तुम्हें बिल्कुल भी नहीं अपनाएंगे। इस पे शीला दुर्गेश से कहती है कि तुम एक काम करो, तुम अलग अपना एक घर बना लो, उसके बाद से हम दोनों शादी कर लेते हैं। अब इस तरह के अलग घर बनाने की बात जब करते हैं, तो दुर्गेश कहता है मेरे पास इतने ज्यादा पैसे तो नहीं है। तो इस पे शीला दुर्गेश को 1 लाख रुपए देती है, कहती है तुम जमीन ले लो और थोड़े बहुत पैसे इंतजाम और करके एक घर बना लो तुम। लेकिन जैसे इस 1 लाख रुपया देती है, दुर्गेश 1 लाख रुपया ले लेता है और 1 लाख रुपया लेकर के
वो खर्च कर देता है, उड़ा देता है। इधर शीला ये इंतजार करने लगते हैं कि दुर्गेश उसे कब आकर के यह कहेगा कि जमीन मैंने ले लिया और बहुत जल्दी घर भी बन जाएगा और हम आपस में शादी भी कर लेंगे। लेकिन सच तो यह था, दुर्गेश एक छठा हुआ बदमाश था, शीला से वो शादी करना ही नहीं चाहता था, बल्कि दुर्गेश शीला के शरीर के साथ केवल खेल रहा था, वो मस्ती कर रहा था। जैसे ही कुछ साल का समय बीतता है, अब शीला को भी पूरा यकीन हो जाता है कि दुर्गेश मुझसे शादी करने वाला नहीं है। शीला को जब पूरा ये यकीन हो जाता है कि दुर्गेश उससे शादी नहीं करने वाला है, अब शीला दुर्गेश से जो है अपना 1 लाख रुपया वापस मांगने लगती है। हालांकि 1 लाख की रकम दुर्गेश के लिए बहुत बड़ा रकम होता है। जब 1 लाख रुपया वापस मांगती है वो, दुर्गेश 1 लाख रुपया वापस नहीं कर पाता। जब दुर्गेश के ऊपर वो दबाव डालती है, काफी सारे दबाव के बाद दुर्गेश इस तरह से गुस्सा हो जाता है कि बिल्कुल आनन फानन में शीला को इस दुनिया से हटाने का तय कर लेता है। फिर एक षड्यंत्र बना लेता है। अब दुर्गेश को ये डर सताता है कि अगर ये सारी बातें लोगों को तक जाएगी तो फिर उसका जो है समाज में इज्जत नहीं रहेगा, जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस दुनिया से शीला को हटाने के लिए एक वो प्लान बना लेता है और इसी प्लान के तहत वो जाकर के दुर्गेश जो है अपने 2 दोस्त अवधेश से मुलाकात करता है। अवधेश जो है वहाँ 1 नंबर का गांव का ही छठा हुआ बदमाश होता है, जिसके ऊपर पहले से कई ऐसे आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। जब जाकर के अवधेश से मुलाकात करता है और शीला को इस दुनिया से हटाने की जब वो प्लान करता है, अवधेश भी इस दुर्गेश के प्लान में शामिल हो जाता है और फिर दुर्गेश और शीला को इस दुनिया से हटाने के लिए एक सही समय का इंतजार करने लगता है। दुर्गेश 22 जनवरी 2014 को सुबह करीब 7-8 बजे शीला जब दुर्गेश के नंबर पे फोन करती है तो दुर्गेश कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूँ। लेकिन दुर्गेश जब शीला से मिलने की बात करती है तो अपने साथ में अवधेश को भी इस बार ले जाता है। करीब 10 बजे का समय होता है। जब दोनों शीला के ससुराल पहुंच जाते हैं तो शीला भी अपने मायके जाने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे 11 बजे के आसपास का अपने बाइक पे बिठा करके दुर्गेश रवाना होते हैं तो दुर्गेश के पास लेकिन अब काफी समय था वहां पे, क्योंकि दिन में वो अपने काम को बिल्कुल भी अंजाम नहीं दे पाता। शीला को दिन भर लेकर के इधर उधर घुमाता है पूरे और ले जाकर के होटल में खाना खिलाता है, अच्छा खाना खिलाता है। रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास उसे मोहम्मदपुर के जो नवापुर सर के किनारे पहुंचता है। जब वो दुर्गेश अपने बाइक को वहीं पे रोक देता है। बाइक रोकने के कारण जब शीला पूछती है तो दुर्गेश उसे कहता है कि मुझे बाथरूम करना है। दुर्गेश बाइक रोक करके जब बाथरूम करने के लिए जाता है, इधर अवधेश अपने पास से एक हथियार निकाल लेता है और शीला के सीने पे एक गोली दाग देता है, जिसके वजह से शीला वहीं पे गिर जाती है और काफी तेज शीला के मुंह से आवाज निकलता है और शीला चीखती चिल्लाती उससे पहले उस हथियार के सींग मुंह में घुसा देता है और मुंह में घुसा करके एक बार और टिकट दबाता है और जिसके शीले का जो उसी वजह से जो है सो एक गोली और मुंह में लगती है और वहीं पे वो मर जाती है और वहीं से मौके पे से फरार हो जाता है दोनों, दुर्गेश और अवधेश। जब ये पूरी कहानी जब दुर्गेश बताता है पुलिस वालों को तो अवधेश को भी पुलिस कस्टडी में लेकर के आ जाती है। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को कस्टडी में लेकर के उन दोनों को उस टाइम जेल भेज दिया था। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने को उद्देश्य आपको दिल दुखाना नहीं था, आपका परेशान करना नहीं करना, आपको तकलीफ देना नहीं था, बल्कि आपको बताना था आप जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे और अपने को ख्याल रखे, आसपास का माहौल जो भी है उसको देखते रहे, समझते रहे। जय